अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कुछ लोगों के, जो लोग ज़िंदगी से मायूस हैं, बिज़नेस से मायूस हैं। वो मायूसी इतनी है कि वो बेचारे कुफ़्र तक पहुँच चुके हैं। तो इन लोगों का क्या इलाज है? अगर आप मायूसी का शिकार हैं इस वक़्त और बहुत डिप्रेस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, बिज़नेस से, हालात से, एफ़र्ट कर के कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या इलाज है? तो एक है इलाज और एक है स्ट्रैटेजी। इलाज भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी, सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या? सेकंड सब्जेक्ट मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो है उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद वर्सेस खौफ, डर। डरना भी चाहिए और उम्मीदवार भी होना चाहिए। इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या इंसान दौलतमंद अपने नसीब की वजह से बनता है या इंसान दौलतमंद अपने तजुर्बे की वजह से बनता है, अपनी मेहनत की वजह से बनता है या अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बनता है कि क्या सुभान अल्लाह बंदे की आईक्यू है, कितना मेहनती इंसान है और क्या तजुर्बाकार इंसान है, तो ये तो पक्का दौलतमंद बनेगा। या नसीब, इन दोनों का क्या फ़र्क है? तो हम टोटल 3 पॉइंट्स, 3 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा, खाली इन 3 चीज़ों को समझने से आपके दिमाग की तारें हिल जाएँगी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा एंड तक सुनें प्लीज़। अच्छा, होपलेसनेस। होपलेसनेस क्या है? मायूसी है क्या बेसिकली? मायूसी दिमाग की कैफ़ियत का नाम है जिसमें इंसान ये समझता है कि बस मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसी तरह मर जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, बिज़नेस से तंग आ गया हूँ, मैंने 10 साल स्ट्रगल की है, 20 साल स्ट्रगल किए, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इंसान मायूस हो जाता है और इंसान है ना भाई, क्या करें, इंसान है, होते भी हैं लोग, मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी को एक काम करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बेसिक लेवल की मायूसी, इंटरमीडिएट लेवल की मायूसी या फिर सीवियर लेवल की मायूसी, 3 चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कैसे समझें? तो अब मैं आपको लाख समझाता रहूँ, जो मायूस इंसान है वो बेचारा समझता ही नहीं किसी बात को, वो एग्री नहीं करेगा आपके साथ, तो लॉजिक से समझाना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले इमाम अली का एक कॉल आप लोग सुन लें, कि उनका एक कॉल है कि इंसान की परेशानी या इंसान की परेशानियाँ हालात से नहीं, ख़्यालात से आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप परेशान हो रहे हैं, ओह माय गॉड! अब मेरा क्या होगा? तो टेक्निकली आपके दिमाग में जो ख़्यालात आ रहे हैं, असल परेशानी वहाँ से आती है, हालात से इतनी परेशानी नहीं आती। क्यों? अच्छा, इसका प्रैक्टिकल सबूत देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल सबूत ये है कि एक शख्स मेरे पास चलकर आता है कि सनी भाई ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं उसको देख के कहता हूँ, अच्छा इतना छोटा-सा मसला, हाँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, चलो डन। भाई 25 साल का तजुर्बा रखने वाला इंसान, उसके लिए ये इतना बड़ा मसला था ही नहीं जितना आपके लिए था। तो मसले को अगर क्वांटिफाई किया जाए कि जी मसले को अगर टेप लेके मेजर किया जाए कि जी मसला कितना बड़ा था, तो टेक्निकली जिस बेचारे के साथ हो रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा मसला है। और एक बाहर का शख्स जो है वो कहता है नहीं, ये तो बहुत छोटा-सा मसला है। 2 इंसान एक ही चीज़ को डिफरेंट मेज़रमेंट से देख रहे हैं। मेरी मेज़रमेंट कुछ और है, बंदे की मेज़रमेंट कुछ और है। तो इमाम अली ने इसका मतलब सही बात बोली फिर तो। उन्होंने सही कहा कि परेशानी जो है वो आपके हालात से नहीं, आपके ख़्यालात से आती है। तो इसका मतलब अगर मैं साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब दिमाग में है मसला, दिमाग के अंदर है। दिमाग बेस, तो इन अदर वर्ड फिर मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा, वे जो ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ जो हैं वो फिर हमारी फिर मेंटल डिज़ीज़ हो गई, फिर तो वो एक दिमाग की बीमारी का नाम है। परेशानी दिमाग की बीमारी का नाम है। अच्छा, मैं मानता हूँ एक शख्स बेचारा भूख से मर रहा है, घर में खाने को नहीं है, वाक़ई बंचा बेचारा परेशान है, सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए परेशान।
लेकिन 80% को आप समझने की कोशिश करें। मैं 5% की तो 20% की तो बात ही नहीं कर रहा, माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी के साथ जो परेशानियां आती हैं वो बेसिकली तो दिमागी परेशानी ज्यादा होती है, हालात की कम होती है। एक तो ये पॉइंट समझ लें आप लोग। इमाम अली का दूसरा कॉल है। इमाम अली का दूसरा कॉल ये है कि मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। भाई इसका मतलब उन्होंने कहा है कि घबराई ना फिर आप। बेचारा प्राइम मिनिस्टर भी सही कहता है हमारा, घबराएं ही नहीं, घबराना छोड़ ही दें अब आप लोग। हर इंसान का स्टेमिना लेवल है बेसिकली। एक इंसान जैसे दुनिया की मारे खाई हुई हो, उसका स्टेमिना इतना हो जाता है हालात देख देख के। बैंक अकाउंट सारी जिंदगी, मैंने 20 साल अपना बैंक अकाउंट खाली देखा। अच्छा अब आप बोलेंगे आप तो बिजनेस क्लास फ्लाई किया करते थे। देखें, मैं करता था, पॉइंट्स पे करता था। पॉइंट्स होते हैं, हम सारे बिजनेसमैन लोग पॉइंट्स पे सफर करते हैं। छोड़ दें उन एग्जाम्पल्स को, छोड़ दें आप लोग। मैं $10,000 भी महीने का कमाता था, लेकिन टेक्निकली जो कमाता था खा जाता था, आता था चला जाता था, बैंक अकाउंट खाली होता था। अच्छा मुझे इतने सालों साल बैंक अकाउंट खाली देखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मेरे लिए वो एक नॉर्मल सी बात थी, मुझे परेशानी नहीं होती थी। बैंक में नहीं है पैसे, हाँ ठीक है चल रहा है, बहुत कोई मसला ही नहीं है। दुनिया जहान के बिजनेस कर रहे हैं, लाखों डॉलर की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। बस महीने का बेगम के बाद $10,000 जाता है, खर्च वर्च हो जाता है, एंड पे कुछ नहीं होता, फिर अगले 10,000 का वेट करो, लाइफ चली जा रही, हैंड टू माउथ जैसे हम कहते हैं, हैंड टू माउथ लाइफ। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। मेरे भाई की एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैंक अकाउंट में $1,00,000 से अमाउंट कम हो गई, बेचारा परेशान, डिप्रेस, रात की नींदें उड़ गई उसकी। अच्छा अब परेशानी क्या है फिर? क्या है? कौन इसमें सही मायने में किसको परेशान होना चाहिए? मुझे होना चाहिए, मेरे भाई को होना चाहिए था। और मैं तो परेशान नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा स्टेमिना फिर मजबूत है। मेरा नर्वस सिस्टम इतना मजबूत है, स्टील की वाइट्स लगी हुई है मेरी। कोई मसला ही नहीं, बर्दाश्त कर लेता हूँ। छोटे-मोटे पंच आते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। वो बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो तो परेशान हो गया जी। $1,00,000 से कम पड़ा हुआ बैंक में। तो हर इंसान का परेशानी का मेजरमेंट का स्केल ही डिफरेंट है। अच्छा चलिए, एक पॉइंट तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि परेशानी जो है वो एक दिमागी बीमारी का नाम है। तो चलें अब इस बीमारी का इलाज बताएं। ठीक है सनी भाई, समझ आ गया कि अच्छा इसका मतलब जो मेरे साथ हालात हो रहे हैं वो मेरे स्टेमिना के मुताबिक हो रहे हैं। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। तो अच्छा ठीक है, इलाज क्या है भाई? चिलगोजे खाएं, चिलगोजे खाएं, अखरोट वखरोट खाएं, वो बादाम पिस्ते खाएं, वो मजबूत करें, अपने आसाब मजबूत करें। ये तो एक सोल्यूशन है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दिमाग की बीमारी, तो फिर दिमाग को मजबूत करें। अब आप लोग दिमाग को मजबूत करें। किसी ने मुझसे कहा जी सनी भाई ये नजर वजर क्या होती है, लग जाती है? बिल्कुल लगती है भाई, बिल्कुल नजर लगती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बोल दिया है कि नजर से बचो, किसी के हसद से बचो, तो हम कौन होते हैं अपनी थ्योरियां बनाने वाले? बिल्कुल लगती है नजर। ओहो, तो इसका मतलब ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो क्यों नहीं लगती? लॉजिक सुन लीजिए अब आप इसकी। दिमाग की तारों का मजबूत होना इतनी मजबूत हो जाती हैं कि नजर, अब्बू से जब मेरे अब्बू कहते हैं कि बेटा नजर जो है वो लकड़ी की तलवार को कहते हैं। किसी को लग जाती है, किसी को नहीं लगती। जो बेचारा कमजोर सा होता है उसको लकड़ी की तलवार मार दे बेचारा गिर जाता है। और जो इतना मजबूत होता है असाबी तौर पे इंसान, उसको आप लकड़ी की तलवार मारते रहो, उस पर असर ही नहीं होता। तो नजर लकड़ी की तलवार है, और आपके नर्वस सिस्टम, आपकी दिमागी सलाहियत और आपकी लोहे की जो आपके जो पूरा असाबी सिस्टम है, सारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा चलिए, एक तो ये हो गया। सेकंड, सनी भाई मैं तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तो भाई आप डॉक्टर के पास जाएं, आप एंटी डिप्रेशन की गोलियां वोलियां खाएं और एकदम सेट हो जाएंगे आप। नहीं सनी भाई, आप एंटी डिप्रेशन प्रमोट करते हैं तो भाई आप दिल की बीमारी होगी तो आप गोलियां नहीं खाते क्या? आपको गुर्दे की बीमारी होगी, गुर्दे की गोली नहीं खाएंगे क्या? गोलियां खाएं, मेडिसिन है ये, मेडिकल साइंस है ये बहुत एडवांस हो चुकी है। 2015 की मेरी जब तीसरी बैंक्रप्सी के ऊपर, मैं तो लेट गया था, बिल्कुल लेट ही गया था, जिंदगी से मायूस। तो अच्छा, एक तो मैंने एंटी डिप्रेसेंट खाई, मेरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद एकदम मेरे असाब दोबारा वापस आ गए। असाब का मजबूत हो जाना सो इंपॉर्टेंट। दिमाग का इलाज करवाएं,
दिमाग की बीमारी है मायूसी, दिमाग का इलाज करें आप अपना। अच्छा ठीक है, सनी भाई दूसरा इलाज बताएँ। दूसरा इलाज है दुआ। दवा तो कर ली, दुआ भी शुरू करें। दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। वैसे हर शख्स कहता है जी मैं बड़ी दुआएँ माँगता हूँ। रात को सोने से पहले 70 बार पढ़ता हूँ, सुबह निहार मुँह फिर मैं 120 बार वो भी पढ़ लेता हूँ। मैं सनी भाई बड़ा बड़ी दुआएँ माँगता हूँ। आप लोग रस्मी दुआएँ माँग रहे हैं। अल्लाह मियाँ से कभी सचमुच दुआ माँग के देखिएगा आप लोग, रस्मी-वस्मी छोड़ें, उर्दू में माँगे, अपनी ज़ुबान में माँगे, अल्लाह से डायरेक्ट बात करें आप, अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट दुआ माँगे। अब मसला ये है कि हमारे लोग यहाँ आके थोड़े लोग असल में कहते हैं कि जी बहुत गुनहगार लोग हैं, अल्लाह मियाँ हमारी दुआ नहीं सुनता। छोड़ दें आप इस बात को, अल्लाह मियाँ की ज़ात बेनियाज़ है। आप काफ़िर हों, आप मुसलमान हों, भाई आप जो भी हों, अल्लाह मियाँ से माँगेंगे, अल्लाह मियाँ देगा, फुल स्टॉप। दुआ क्या माँगनी है? एक ही दुआ माँगनी है बस आपने अल्लाह मियाँ से। जो इमाम अली की पहली बार जब अबू ने मुझे बताया था कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो, मैंने बड़े-बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। बस ये दुआ इतनी पावरफुल है अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ को मिरेकल मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा कभी। इतनी पावरफुल दुआ है ये। इसकी तो ताकत का आपको अंदाज़ा ही नहीं है अभी। मैं तो कहता हूँ दिन-रात पीछे ही पड़े हैं अब आप। नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, हवा में, ज़मीन में, बस यही दुआ माँगनी है आपने और फिर उसका रिज़ल्ट देखिए आप लोग। यू विल बी अमेज़्ड। आपको यकीन नहीं आएगा, आपकी लाइफ़ यहाँ से पलटा खाएगी। तो दिमाग की बीमारी को हमने समझ लिया कि जी दिमाग बीमार है, दवाई खिलाओ उसको, चिलगोज़े अखरोट खिलाओ या फिर एंटी डिप्रेसेंट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, दिमाग की बीमारी का इलाज होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। और इधर से दुआ की ताकत जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। जी सनी भाई, अब मसला ये है कि सनी भाई आप तो मल्टी मिलियनर आदमी हैं, आप क्या ये कैसी बातें करते हैं? भाई मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ। मैं तो सीधी-सीधी लॉजिक समझता हूँ और लॉजिक ही आपको बता रहा हूँ। मुझे लॉजिक की बात समझ आती है, मुझे लॉजिक से हट के कोई चीज़ समझ में नहीं आती असल में। तो बहुत पावरफुल है, आप लोग पीछे पड़े हैं अब इसके। अच्छा जी, मसला ये है कि जब आप कहते हैं जी मेरी दुआ अब किसी ने इमाम अली से पूछा कि जी अगर हमारी किस्मत में जो पहले से लिख ही दिया गया है, तो फिर दुआ माँगने का क्या फ़ायदा? तो उन्होंने उसको कहा कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो कि इसको माँगने भी दिया जाएगा। आप ये भी तो सोच लें, क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो? हमारे जैसे अकड़ू खान, हमारे जैसे 30 मार खान, ज़िंदगी के 20 साल लगाने के बाद एंड पे यही रिज़ल्ट आया कि बस मैंने ये 2 काम किए। मैंने मैंने दवा भी खाई और मैंने दुआ भी शुरू कर दी। मेरी किस्मत बदल गई उसके बाद। अच्छा अब तीस एक और पॉइंट बताता हूँ सेकंड उम्मीद के बारे में। हज़रत उमर फारूक का एक बहुत अच्छा कॉल है, बहुत ज़बरदस्त कॉल है। उन्होंने एक बार कहा कि क़यामत के रोज़ अगर ऐलान किया जाए कि पूरी कायनात में रहने वाला हर शख्स जन्नत में जाएगा, बस एक शख्स नहीं जाएगा। तो मुझे खौफ है इस बात का कि सारे जन्नत में चले जाएँगे, बस मैं वो शख्स हूँ जो जहन्नम में जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा। मुझे खौफ है इस बात का। और अगर ऐलान किया जाए कि दुनिया का हर शख्स जो है वो जहन्नम में जाएगा, सिर्फ़ एक शख्स जन्नत में जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह मियाँ से, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं वो शख्स होऊँगा जो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इससे ये बात साबित होती है कि उम्मीद तो वाजिब है आपके ऊपर, इंसान को पूरी उम्मीद ही रहना चाहिए। छोड़ दें जी हम गुनहगार लोग हैं, अल्लाह मियाँ हमारी कहाँ सुनेगा। आपने तो यही चैप्टर क्लोज़ कर दिया अपनी लाइफ़ का। इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में और आप वो टूल यूज़ ही नहीं कर रहे। मुफ़्त का टूल है वो। टूल ही मुफ़्त में आ रहा है आपके पास। आपने अपनी उम्मीदों में यहीं पानी फेर दिया। तो इमाम अली का कॉल कि किस्मत में हो सकता है यही लिखा हो तुम्हारे कि भाई माँगने भी दिया जाएगा इसको और बंदा माँग ही नहीं रहा।
और रस्मी रिवाज, रस्मी तो हर कोई मांगता है, अम्मी जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अब्बू जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। भाई यही हमने तो आउटसोर्सिंग कर दिया ना। हमने कहा आउटसोर्स कर दो, हो जाएगा हमारा काम। हमने आउटसोर्स कर दिया, हम खुद तो मांग नहीं रहे। और क्यों नहीं मांगते? शर्म के मारे नहीं मांगते, यार हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारी दुआ सुनी जाएगी, छोड़ दें, आप कौन है, काबिल हैं या नहीं है। हम तो सारे इस काबिल नहीं है, असल में हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है। मांगनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा हल नहीं है आपका। अच्छा, फाइनल पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो लोग कहते हैं कि सनी भाई आप तो अपने नसीब पे डाल रहे हैं हर चीज को। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं सनी भाई आपकी वो नसीब वाली हमने वीडियोस देखी हैं, तो आप कहते हैं कि आपने इमाम अली का कॉल सुनने के बाद अल्लाह से नसीब की दुआ की, तो आप तो अल्लाह मियां आप खुशफहमी का शिकार हैं कि आपका नसीब जाग गया और अल्लाह मियां ने नवाज दिया आपको। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपकी 20 साल की मेहनत थी उसके पीछे, 20 साल की स्ट्रगल थी। आप माशाल्लाह इतने हाई इंटेलिजेंट, इतने हाई आईक्यू रखने वाले इंसान हैं, इतने मेहनती इंसान हैं आप। अब मैं क्या जवाब दूं? मेरी मेहनत, मैं था वो सेल्फ मेड इंसान जिसकी 20 साल की मेहनत और तजर्बे और अकल की वजह से मैं मिलियनर बन गया। या तो मैं ये बोलूं, या मैं ये बोलूं मैं नसीब की वजह से बना हूं। भाई किस क्या है? तो भाई कंपैरिजन कर ही लेते हैं फिर इसका। चलें कंपैरिजन करें। दुनिया का हर मजदूर इस वक्त मिलियनर होता अगर वो अपने हार्डवर्क की वजह से मिलियनर बनता हो। आपकी सोसाइटी में एक से बढ़ के एक इंसान मिलेगा, मेहनत करने वाला इंसान। आज वो सारे मिलियनर हों। अगर मेहनत से इंसान मिलियनर बन जाता तो सारे दुनिया के साइंटिस्ट और अक्लमंद तरीन इंसान आज मिलियनर होते अगर अकल से इंसान मिलियनर बनता होता। और तजर्बे की बात करते हैं आप, तजर्बाकार इंसान, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले तजर्बाकार मैनेजर्स, 20 साल का तजुर्बा, 30 साल का तजुर्बा, 40 साल का तजुर्बा, 10 लाख रुपए तनख्वाह, 15 लाख रुपए तनख्वाह, 20 लाख रुपए तनख्वाह, वो मिलियनर नहीं होते। तजर्बे की बात करते हैं आप, तो नसीब का कोई तोड़ ही नहीं है। पीछे पड़े हैं, अल्लाह मियाँ से मांगे, नसीब मांगे, बस पीछे पड़े हैं। मैं मानता हूं तजुर्बे की तो बात ही नहीं है, तजुर्बा तो क्या बात है भाई, तजुर्बे। मैं कहता हूं मेहनत तो क्या बात है। मैं कहता हूं इंसान को अल्लाह ने अकल से नवाजा, इंटेलिजेंस दे दी, सुभान अल्लाह, शुक्रिया अदा करें आप अल्लाह मियाँ का कि मैं मेहनती इंसान हूं, मैं हाई आईक्यू रखता हूं और मैं बहुत तजुर्बाकार इंसान हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपको। देखिए ना वो हजरत उमर का वो जो कॉल है कि जी खौफ भी होना चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद भी रखें, खौफ भी रखें, मेहनत भी करें, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करें, तजर्बे को हासिल करें, नसीब की दुआ मांगे, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को तो तजर्बे के ऊपर तो इतनी सारी वो इमाम अली की मेरी इनफैक्ट वीडियोस में आपको जिक्र मिलेगा कि तजर्बाकार इंसान का मशवरा जो है 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। इमाम अली का एक और कॉल है कि तजर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजर्बा गलत फैसलों से आता है। इसका मतलब मेरी 20 साल की जिंदगी में इतने तजर्बे, इतने तजर्बे, इतने तजर्बे, पता नहीं कितनी मिस्टेक्स की हैं कि अब कहीं जाके मेरे फैसले पहले से बेहतर हैं। अब मैं कम गलतियां करता हूँ, पहले बहुत गलतियां करता था। इमाम अली का एक और कॉल है कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम तजुर्बाकार लोगों में उठा बैठा करो, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा बहुत कीमतें देके अदा किया है। तुम्हें कौड़ियों के दाम में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा तुम्हें वो तजुर्बा। तो तजुर्बाकार लोगों में उठना बैठना ऑफ कोर्स लाजिम है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। तजुर्बाकार लोगों के मशवरे को फॉलो करना, उनसे मशवरा लेना ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इमाम अली का एक और कॉल है कि मुझे हैरत है कि इंसान मेहनत में रिश्ता तलाश करता है जबकि रिश्ता तो सखावत में है। साइंस समझ आ जाए किसी को, साइंस समझ आ जाए एक बार आप लोगों को, सखावत की साइंस समझ आ जाए किसी तरह कि देने से आता है। लोगों को तो यही नहीं समझ आता, देने से कैसे आता है? दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? साइंस नहीं समझते ना लोग। तो
मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा सनी भाई आपका तो नसीब फिर गया, आपने तो अल्लाह मियाँ से बड़ी दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ ने नसीब दे दिया आपको, अब क्या मांगते हैं आप अल्लाह मियाँ से? मैं अब अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए इंसान का नसीब बदल दे। अब मैं ये मांगता हूँ, मैं अल्लाह मियाँ से ये दुआ करता हूँ दिन रात कि मेरे साथ जुड़े हुए हर शख्स का नसीब बदल दे। क्योंकि इमाम अली का कौल है कि तुम दूसरे के लिए दुआ करके देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे के लिए दुआ करें आप, अपने लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अच्छा, अब आपके साथ जुड़े हुए इंसान का अगर नसीब इंप्रूव होना शुरू हो जाए, तो फिर तो आप करम वाले हो गए ना, तो आप नसीब वाले से भी एक हाथ आगे चले गए। अब तो आप करम वाले इंसान हैं कि आपके साथ जुड़ने वाले इंसान का नसीब इंप्रूव हो रहा है। ये है साइंस, नसीब वाले की और करम वाले की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को एक बार समझ आ जाए। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होपलेसनेस क्या है, मायूसी से बाहर कैसे आया जाता है, इसके 2 इलाज हैं, एक दुआ है और एक दवा है। दुआ भी करनी पड़ेगी, दवा भी खानी पड़ेगी, तब कहीं जाके इस कैफियत से, इस दिमागी बीमारी से बाहर आएंगे। ये है उसकी स्ट्रेटेजी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, मैं कोई मौलवी तो हूं नहीं, ना मैं आपको पंप कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, या जबरदस्ती खाम खा के मोटिवेशन दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा। मैं तो सीधी सीधी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, सीधी सीधी प्लेन स्ट्रेटेजी। खाएं, दिमाग को मजबूत करें, बस। गोली खाएं या चिलगोजे खाएं, कुछ भी खाएं, दिमाग को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, असाब को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद और खौफ दोनों का होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, ताकि आप खाली दुआ के चक्कर में कि जी बस कुछ भी ना करूं, मैं वैसे ही बैठे बिठाए मिल जाए मुझे, नहीं, बैठे बिठाए मिलता होता तो एक बार किसी बहुत बड़े बुजुर्ग के पास एक बंदा जाता है कि जी मैं किस्मत का मारा हुआ, दुनिया का सताया हुआ इंसान हूँ, मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं है, तो आप ही दुआ कर। उन्होंने कहा तेरे नसीब में तो सोने का पत्थर है इस वक्त, जाओ समंदर पे जाओ, तुम्हें वहां पे एक शख्स मिलेगा, वो सोने का पत्थर उसके हाथ में, तुम उससे ले लो जाके। वो दौड़ा दौड़ा समंदर पे गया, भाई कहाँ है वो सोने का पत्थर। उसने जाके वो एक देखा, एक नाबीना आदमी सोने के पत्थर से अपने पाँव साफ कर रहा था। उसने कहा बाबा जी ये सोने का पत्थर, ये पत्थर मेरा है, मुझे दे दो। बाबा ने कहा वेट कर लो, मैं जरा साफ कर लूं। बेसब्रा इंसान कहता है नहीं मैं नहीं वेट कर सकता, मुझे जल्दी से दे दो, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा अच्छा ये पत्थर तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ, उठा के समुद्र में फेंक के कहता है जाओ ले लो। तो किस्मत में लिखी हुई चीजें बिगड़ जाती हैं, वो भी नहीं मिलती हैं आपको, अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाए। स्ट्रेटेजी भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। क्योंकि रोशनी खाली बल्ब से नहीं आती, खाली बिजली से भी नहीं आती, दोनों चीजों से आती है। तो तीसरा पॉइंट, नसीब वर्सेस हार्ड वर्किंग इंसान, हाईली इंटेलिजेंट इंसान, तजुर्बाकार इंसान, ये इनका क्या कंपैरिजन है आपस में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आप लोग प्लीज समझ लें इनको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पे मुझे नहीं पता कितने लोग ऑनलाइन होंगे, लेकिन एक काफी दिनों से एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। काफी लोग इसके बारे में पूछते हैं मुझसे। वो ये है कि मैं ट्रेडिंग को प्रमोट करता हूँ, फ्रीलांसिंग को प्रमोट करता हूँ, सबको कहता हूँ कि जी फ्रीलांस बनो, फ्रीलांसिंग करो, पैसे कमाओ, ऑनलाइन जाके ट्रेडिंग करो, सामान बेचो, पैसे कमाओ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सनी भाई इनोवेशन को प्रमोट नहीं करते, कि जी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं करते, कि जी स्टार्टअप्स बनाइए, अमेजोन जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ, दराज जैसा प्लेटफॉर्म बनाओ, कोई चीज इजाद करो, फूड पांडा बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो इसके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहता था। इनफैक्ट आप लोगों ने अक्सर मेरी पोस्ट भी देखी होंगी कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो भूखे पेट का काम है, इनोवेशन भरे हुए पेट का काम है। इसके ऊपर क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मुझे अक्सर यंग बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सनी भाई ये एक आइडिया आया है मेरे पास,
मैं ये चीज़ इजाद करना चाहता हूँ। और कैसा लगा आपको ये आइडिया? सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूँ, उम्र बताओ? अच्छा, जब वो मुझे बताते थे 20 साल, मैं कहता हूँ कि बेटा तसल्ली से, आराम से, अभी बहुत मार खाने का टाइम है आपका। अच्छा, मुझे 40 साल का बंदा मैसेज करता है, सनी भाई ये क्या आइडिया है, सुभान अल्लाह क्या आइडिया है मेरे पास, क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? मैं कहता हूँ उम्र बताओ? 40 साल। मैं कहता हूँ करते क्या हो? पैसे कहाँ से कमाते हो? बस सनी भाई मेरी 40,000 रुपए तनख्वाह है। मैं जो जॉब कर रहा हूँ, बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। ये मैं रियल केस बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये आइडिया जो है ना, ये बहुत बड़ा आइडिया है। ये बिलियन डॉलर का आइडिया है। मैं उससे कहता हूँ पहले पेट का मसला हल करें, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं ये भरे हुए पेट का काम होता है। अच्छा, अब मुझसे नाराज़ होंगे बहुत सारे ऐसे लोग कि जी आप कहते हैं कि क्या हम इस काबिल नहीं हैं, क्या हम नालायक लोग हैं? हम स्टार्टअप कल्चर्स ना बनाएँ पाकिस्तान में? क्या हम कोई आइडिया ना क्रिएट करें, कोई चीज़ इजाद ना करें इसका मतलब? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। चाइना की हिस्ट्री उठा के देखें, 1970 में उन्होंने ट्रेडिंग की ड्राइव स्टार्ट की। उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली कि जाओ चीज़ें बनाओ। उन्होंने कॉपी कैटिंग शुरू कर दी। पूरी दुनिया से टीवी उठाया, कॉपी कैट बना दे, कॉपी कैट, दुनिया की हर चीज़ की कॉपी बनानी शुरू कर दी। क्या आज भी चाइना कॉपियाँ बनाता है? 50 साल के बाद आज चाइना चीज़ें इजाद करता है। चाइना नई चीज़ें इनोवेट करता है। चाइना चाइना टेक्नोलॉजी बनाता है। हम एज़ अ पाकिस्तानी अभी रेडी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। आपको एक रियल स्टार्टअप स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान का आपने समझना है, बहुत सिंपल है। स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि चलो बेटा कोई चीज़ इजाद करो। उन्हें फंड्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं। 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली किसी को। उन्होंने कोई 100 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करवा दिए या 50 प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप्स को स्टार्ट करवा दिया। उसमें से 2% सक्सेस रेट होता है आमतौर पे। तो अब वो 100 करोड़ में से 2 करोड़ फंक्शनल निकलेगा और 98 करोड़ रुपीस आपका मोस्ट लाइकली ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब वो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? होता पता है क्या है वो 98% फेलियर क्यों है? उसकी वजह ये है कि बच्चे को जब आपने कहा कि मुबारिक हो हम आपको 1 करोड़ रुपए की फंडिंग दे रहे हैं, आपका आइडिया या आपका प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद आया, अब हम आपको मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपको पैसे फंडिंग देंगे। तो बच्चा जो है वो एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है, वो कहता है सुभान अल्लाह! मुझे फंडिंग मिल गई। पूरे खानदान में धूम मच जाती है। पूरे खानदान में अम्मी-अब्बू पूरे खानदान को बताते हैं कि हमारे बच्चे को फंडिंग मिली है। उसने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है। बच्चा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है खुशी के मारे। अम्मी-अब्बू कहते हैं अब इसकी शादी करा दो फ़ौरन। अब इसकी शादी पक्की। पूरे खानदान में धूम मच गई कि जी बच्चे को फंडिंग मिली है। फंडिंग का वर्ड बड़ा लुक्रेटिव वर्ड है, बड़ा प्यारा लगता है। फंडिंग, फंड मिला है जी, फंड मिला है। बच्चे ने कारनामा किया है। बच्चा उसके बाद कहता है भाई यही तो ज़िंदगी का मकसद था, हो गया पूरा। है नहीं, एनवायरनमेंट ऐसी हमने बना दी है कि वो बच्चा कहता है कि ज़िंदगी के सारे मकसद पूरे हो गए। इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, जब फंडिंग मिल गई 1 करोड़ रुपए की, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद कौन-सा कद्दू प्रोडक्ट बनाना है, उसने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कौन बनाएगा Amazon.com, Microsoft.com। शादी हो गई, मसरूफ़ हो गया, बच्चों में मसरूफ़ हो गया, बच्चे अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गया। अब वो क्या उसने बनाना है? अच्छा, एक तो ये मैं आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आ जाइए जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था जिसने उसको एनकरेज किया था ये सब करने के लिए, वहाँ पे एक मेंटर है या प्रोबेबली 5 मेंटर्स हैं, उनको आपने 1000 बच्चे पकड़ा दिए हैं, वो मेंटर्स के पास टाइम नहीं है। मेंटर्स को अपनी फंडिंग चाहिए होती है। उन्हें भी फंडिंग की ज़रूरत है। बच्चे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत है, मेंटर्स को भी एक इकोसिस्टम चाहिए, मेंटर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इकोसिस्टम चाहिए होता है, उनको भी फंडिंग चाहिए होती है। उनका ये पूरी साइंस है। वहाँ अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है।
तो ठीक है, देखिए मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ स्टार्टअप इकोसिस्टम होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली बेसिकली, इट्स टू अर्ली मेरा ये पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट है कि अ, और ये मसला भी आपने भरे हुए पेट के बच्चे का हल किया। भरे हुए पेट का बच्चा डिफेंस में रहता है, लम्स में पढ़ रहा है, आईबीएम में पढ़ रहा है, उसकी अम्मी-अब्बू अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ये सब कर भी सकता है। हाँ, वो कोई ना कोई चीज़ हो सकता है, 100 में से 2 बच्चे इजाद भी कर लेंगे, मानता हूँ, मैं उसमें एग्री करता हूँ इस बात से। तो फिर सनी अली साहब पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ लगा दिया है, भाई मैंने सबको पेट के मसला हल करने पे लगाया हुआ है इस वक़्त, पेट का मसला हल करो। पैसा हमेशा भूखे पेट का बच्चा बनाता है। पेट में भूख होती है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो तो लेटने के लिए तैयार है। भरे हुए पेट के बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन ज़रा कम होती है। हाँ, उसके अंदर फैंटेसी ज़रूर है, चीज़ बिलियन डॉलर की कोई चीज़ बनानी, वो बिलियन दिमाग में आ गया, बिलियन डॉलर। हाँ, वो चीज़ उसको ड्राइव करती है। मैं आज अपने बच्चे को पकड़ लूँ ना, 13 साल के बच्चे को, कि जाओ बेटा कुछ करो, $500 महीने का करो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है $500 से। भरा हुआ पेट है, उसको क्या करना है उसने $500 महीना कमा के? डैडी हैं ना इतने रिच, है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ ना बेटा कोई चीज़ बिलियन डॉलर की कोई चीज़ बनाओ, वो सोचेगा बिलियन डॉलर वो एक अच्छा लगता है ना, वर्ड ज़रा अच्छा लगता है, बिलियन डॉलर, तुम्हें फंडिंग मिलेगी, वो फंडिंग, बिलियन डॉलर, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, भरे हुए पेट के बच्चे को। अच्छा चलें, एक तो ये पॉइंट हो गया। हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें आप, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें। मैं तो कहता हूँ गोरों की क्यों बात करते हैं आप, एलन मस्क की बात करते हैं, बिल गेट की बात करते हैं, मार्क जुकरबर्ग की बात करते हैं। वो जहाँ पैदा हुए जिस मुल्क में, वो पानी के कनस्तर भर-भर के तो वो लाए नहीं वहाँ पे। ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। उनके घर में टेलीविज़न भी था, 1980 में भी उनके बाप के पास गाड़ी होगी, टेलीविज़न होगा, 1997 में उसको इंटरनेट पे वो डॉट कॉम में कुछ बना रहा होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों उनकी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं आप लोग मुझे? मेरी बात करें ना आप, मेरी बात करें ना, मैं तो कच्ची बस्ती से निकला था, पानी के कनस्तर भर-भर के लाता था। मैंने कद्दू माँ कैसे बनानी थी, मैं तो पानी भरने के मसले मेरे खत्म नहीं हो रहे थे। गटर की नालियों पे टाप-टाप के तो हम घर पहुँचा करते थे। तो भाई हम खाली पेट के बच्चे थे, हमें मैं कैसे स्टार्टअप बनाता? मेरे बस की बात ही नहीं थी स्टार्टअप बनाना। तो मेरे जैसे बच्चे को ट्रेडिंग समझ आती थी। इधर से सामान उठाओ, इधर भेज दो। तो मैं माउस बेचा करता था अपने क्लास फेलोज़ को। मैं उनको कीबोर्ड्स बेचता था, माउस बेचता था। मैं उनको कंप्यूटर्स के पार्ट्स बेचा करता था। मैं अपने प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स की रैम्स अपग्रेड करता था, सीपीयू अपग्रेड करता था, कंप्यूटर्स अपग्रेड करके दिया करता था, हार्ड डिस्क चेंज करता था। तो खाली पेट का बच्चा ट्रेडिंग कर सकता है या स्किल्स बेच सकता है। भरे हुए पेट का बच्चा ट्रेडिंग करने को शायद वो उसके अंदर वो डिज़ायर ना हो, उसके अंदर वो आग ना हो। उसको एक्साइट किया जा सकता है फंडिंग के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, बिलियन डॉलर एम्पायर के नाम पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा ये तुमने ये सब करना है। तो आप उसको महँगे स्कूल में भेजते हैं, आप उसको स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहुँचाते हैं, वहाँ पे उसके मेंटोर्स होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें इजाद करने में सारा दिन सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए समझना कि खाली पेट और भरे हुए पेट की साइंस ही अलग होती है। तो खाली पेट, अब इनोवेशन, मैंने 2003 में मैंने इनोवेटिव आइडिया सोचा कि मैं स्टूडेंट्स और टीचर्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे उन्हें कनेक्ट करना है। मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जहाँ स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करूँगा। 2003 की बात है और मैं उसकी फंडिंग के लिए निकला। मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था। खाने को पैसे नहीं थे मेरे पास, जॉब मैं करता था और जो सैलरी मेरी बनती थी, वो मैं लगा देता था अपने घर पे, रेंटल पे। मैं हैंड टू माउथ चल रहा था, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। वो आइडिया 17 साल के बाद मैंने उसको मटीरियलाइज़ किया। इसी पोर्टल जो मैंने आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, 17 साल के बाद।
मैं मल्टी मिलियनर हूँ भाई, 100-150 बंदा एम्प्लॉय करो, लगाओ पैसे, 3 लाख 4 लाख $5 लाख, शुरू हो जाओ, मुझे ये चीज बना के दो। फेल हो गई, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। ये है, ये रियलिटी है, जिंदगी की रियलिटी है। ये जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं ना, ये अमीर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, गरीब का बच्चा बेचारा 2 महीने एक्साइटमेंट में कर लेगा, 3 महीने कर लेगा, 4 महीने कर लेगा, उसके बाद लेट जाएगा बेचारा, बोलेगा जी मैं घर में बिजली का बिल मेरा पूरा नहीं हो रहा, मैं वो मसले हल करूं, मैं जॉब कर लेता हूँ कहीं, पार्ट टाइम में इसको करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वो पार्ट टाइम करेगा, पार्ट टाइम में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने दोस्त के साथ मिलके करेगा, दोस्त भाग जाएगा, फंडिंग पैसे अपनी सैलरी से पैसे काट काट के उस प्रोजेक्ट में लगाने की कोशिश करेगा, विदाउट रियलाइजिंग कि एक नई चीज इजाद करने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए होती हैं, आपको काबिल टीम चाहिए, काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, काबिल लोग चाहिए होते हैं, आपको पैसा चाहिए होता है, आपने उनकी सैलरियां देनी होती हैं, आप सैलरियां दे के काम करवाते हैं, आप प्रोटोटाइप्स बनवाते हैं, पैसा चाहिए इन कामों के लिए, बहुत पैसे चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं यहाँ पे। मुझे लोग कहते हैं ना कि जी सनी अली ने पूरे पाकिस्तान में सबको लगा दिया ट्रेडिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, इनोवेशन नहीं लाते, अमेजोन जैसी कोई चीज क्यों नहीं बनाते आप इतने काबिल हैं, आपको चाहिए अमेजोन बनाए। नहीं बना सकता भाई, मैं नहीं बना सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और ना मैं बनाऊंगा। जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा बनाने की, मैं बना भी दूंगा। अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकता ये काम। मैं अमेजोन जैसी कोई चीज बनाने के लिए $15 मिलियन मुझे सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए चाहिए होगा, प्रोटोटाइप बनेगा उसमें, और मुझे 10 साल चाहिए होंगे, और फिर कोई 100-200 मिलियन डॉलर की पूरी एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे बस की बात थी, मैं नहीं कर सकता ये सब। अच्छा चलें, अब आते हैं दोबारा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के कितने पिलर्स हैं, पिलर्स को आइडेंटिफाई करें। मैं जो मल्टी बिलियन डॉलर की मैं चीखो पुकार करता रहता हूँ जी, मैं कपल ऑफ बिलियन डॉलर पाकिस्तान ला सकता हूँ, कैसे लाऊं मैं नहीं स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, मुझे पता है स्टार्टअप से मैं कपल ऑफ बिलियन डॉलर ला नहीं पाऊंगा। मैं 1 लाख बच्चों को ट्रेन करूंगा तो कहीं जाके प्रोबेबली 1500 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकलेंगे। 1 लाख स्टार्टअप्स के बाद, वो 1 लाख स्टार्टअप बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आऊं मैं कहीं। एक स्टार्टअप के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए लगा देना आप, तो अब आप खाली 100 स्टार्टअप्स भी अगर स्टार्ट करें तो 1 अरब रुपए चाहिए, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए आपको। कहां से लाएंगे 100 करोड़ रुपए? गवर्नमेंट चाहिए, फंडिंग इकोसिस्टम चाहिए उसके लिए आपको। अच्छा चलें, दोबारा आइए, पिलर्स की बात कर लें पहले। एक इकोनॉमी में पिलर्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या क्या होते हैं? एग्रीकल्चर एक पिलर होता है उसमें से, हजारों साल से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर था। आज के दौर में एग्रीकल्चर की वो वैल्यूएशन नहीं रही जो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की है। अब मैं आईफोन उठाता हूं, एक आईफोन में $1200 का अगर खरीदूं, तो ये $1200 का आईफोन खरीदने के लिए, अगर मैं आईफोन का मालिक हूं, मैं आईफोन बेच रहा हूं, मैं आपको $1200 में एक आईफोन बेच देता हूं। लेकिन अगर मेरे पास आईफोन नहीं है और मेरे पास चावल है या गंदुम है या केले हैं, एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट है, तो मुझे कितने आलू बेचने पड़ेंगे या कितनी गंदुम देनी पड़ेगी या कितने चावल देने पड़ेंगे $1200 आपसे कमाने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यूएशन समझ लें, आप वैल्यू का डिफरेंस समझ लें। मनी मेकिंग इंडस्ट्री कौन सी है इस वक्त? मनी कहां से आएगी? आप पाकिस्तान को रिच बनाना चाहते हैं, $120 बिलियन का हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है, वैसे $320 बिलियन है, लेकिन 120 भी अगर मैं काउंट कर लूं, जो एक्सटर्नल डेट जिसको कहते हैं हम लोग, पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बाहर से चाहिए। कहां से लाएं, कैसे लाएं हम लोग पैसे? फास्टेस्ट वे क्या है? क्विक मनी कहां से आएगी? मेरा फॉर्मूला है क्विक मनी का, क्विक मनी कहां से लाओ? तो अच्छा चलें, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, पाकिस्तान के पास है, हम बहुत मजबूत हैं, क्या नंबर 1 हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की, क्या आलू बनाते हैं हम लोग, सुभान अल्लाह।
पता लगता है जी आलू है। हमारा आम हाथ में उठा के देख लें, पता लगता है कि जी कुछ है, कुछ चीज़ है, तो पता लग रहा है कोई आम है ये हाथ में। मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी हम अमीर नहीं हो सके। मैं तो सिर्फ़ कंक्लूज़न बता रहा हूँ आपको। हम आज भी दुनिया के अमीर-तरीन मुल्कों में से नहीं आ सके। वैसे क्लास का आलू है हमारा, क्लास का मैंगो है, पता लगता है जी मैंगो खा रहे हैं आप। अमीर नहीं हो सके, आज तक हम अमीर नहीं हो सके। क्या करें? अगर ये आम हमें अमीर बना देता, तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को आम से भर दो। एक-एक नुक्कड़ पे आम का दरख्त ही होना चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए हमें, आम चाहिए बस। हम अमीर हो नहीं सके, मुझे नहीं पता कितने आम बिकने के बाद एक आईफ़ोन के बराबर उसकी वैल्यूएशन आती है। मुझे नहीं पता कि कितने आम बेचते हैं तो $1200 रिटेल प्राइस मिलती है आपको, मुझे नहीं पता। अगर मैं मान लूँ कि जी 1200 आम बेचने के बाद एक मोबाइल फ़ोन की वैल्यू निकलती है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना होगा कि पूरा मुल्क कितने आम बना सकता है, कितने आम एक्सपोर्ट करेगा, तो कहीं जाके एप्पल के बराबर एक इकॉनमी खड़ी हो सकती है। $2 ट्रिलियन की कंपनी है एप्पल, $2 ट्रिलियन की। इनोवेशन, इनोवेशन, सुभान अल्लाह, इनोवेशन। इनोवेशन तो वाजिब है, होनी चाहिए। मैं तो इम्पॉसिबल है कि मैं इनोवेशन के खिलाफ बात करूँ, इनोवेशन आपके मुल्क को रिच बना देती है, लेकिन हम इनोवेशन के लिए रेडी नहीं है अभी। इट्स टू अर्ली। चाइना को 50 साल लग गए इनोवेटिव कंट्री बनते-बनते। उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। अच्छा, अब आइए दूसरी पिलर की बात करते हैं, पाकिस्तान का दूसरा पिलर, एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री लगाते हैं, सामान बनाते हैं, पूरी दुनिया को बेचते हैं और लूटते हैं पूरी दुनिया को। कहते हैं हमारा रबर ले लो, हमारी च्युइंगम खा लो, हमारा पेन ले लो, हमारी पेंसिल ले लो, हमारा डस्टबिन ले लो। आप दुनिया की चीज़ें मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को बेचते हैं। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो $25 बिलियन साल का बेचती है, 1 साल का। हम 220 मिलियन लोग मिलकर $25 मिलियन बेचते हैं, $25 बिलियन बेचते हैं। हम 220 मिलियन लोग मिलकर $25 बिलियन बेचते हैं, उसमें से 10% प्रॉफिट निकाल लें आप। इंडस्ट्री है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी होलसेल में बेच रहे हैं, आप कंटेनर बेच रहे हैं, रिटेल तो नहीं है ये। रिटेल होता तो मैं कहता 20% मार्जिन होगा, होलसेल है तो चलो मैं 10% मान लेता हूँ। तो बनता है $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन पूरा मुल्क मिल के बेचता है, पूरा मुल्क। उनकी एक कंपनी इतना बेच देती है, एक ही कंपनी। अब अमेज़न को उठा लें, एप्पल को उठा लें, किसी एक आध को उठा लें, वो एक ही कंपनी हमारे पूरे मुल्क पे भारी है बेसिकली। जितना हमारा पूरा मुल्क थक-हार के दिन-रात मेहनत करके, दिन-रात मेहनत करके हम 200 सवा 200 मिलियन लोग दिन-रात मेहनत करके सामान बेचते हैं, वो अकेले ही बेच देते हैं। वो इतने बड़े हैं। सुभान अल्लाह! तो अब क्री $2.5 बिलियन हमारी जेब में आ रहा है इस वक़्त। हम लोग मिल के सुभान अल्लाह, ढाई $25 बिलियन बेच के $2.5 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह साल का कमा लेते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये है हमारी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, थर्ड इंडस्ट्री, टूरिज़्म। किसी भी मुल्क की एक इंडस्ट्री होती है, जो टूरिज़्म होती है, वहाँ टूरिज़्म होता है। टूरिज़्म से पैसे आते हैं, वो हमारे पास अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। हाँ, ठीक है, हमारे बड़े खूबसूरत इलाके हैं, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम टॉयलेट ही नहीं बनाया आज तक। आप जाएँ, नारंग कागान जाएँ, कहीं भी जाएँ, आप सैफुल मलूक झील ही चले जाएँ, गोरा आएगा, उसको गधे पे बिठाएँगे, उसको बोलेंगे, "देखें, ये गधा बहुत अच्छा जानवर होता है और ये आपको वहाँ तक लेके जाएगा। आधे घंटे का सफ़र है, ज़्यादा नहीं है, गधे पे बैठें सुकून से, रास्ते में टॉयलेट की ज़रूरत पड़ गई, रास्ते में ही कर लीजिएगा कहीं।" इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो हमारी तो टूरिज़्म एक्ज़िस्ट नहीं करती, ना होने के बराबर है। जो रही सही थी, वो हमने उनको कहा कि जी एक गोरा मारने पे वो 70 हूरें मिलती हैं, या पता नहीं कोई रेट-वेट सेट किया, फलाँ को मारने पे 40 मिलेंगी, फलाँ को करने पे इतनी मिलेंगी, वो उन्होंने खत्म कर दिया, बाकी की जो इंडस्ट्री थी हमारी। तो चलें, अल्लाह करे बेहतर हो ये भी, हमारी टूरिज़्म भी बढ़े, लेकिन फिलहाल वो एक्ज़िस्ट नहीं करती। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं।
नेक्स्ट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की होती है सर्विस बेस्ड, सर्विस सेक्टर कहलाती है सर्विस इंडस्ट्री। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉसिबल इंडस्ट्री होती है ट्रेडिंग की, जिसको लोग इंडस्ट्री में डाल देते हैं। ये दो इंडस्ट्री हैं जो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बस डाल दो, पूरे पाकिस्तान को इन दो इंडस्ट्री में समेट दो। सब बच्चे बच्चे को ट्रेडिंग सिखा दो, चलो बेटा जाके सामान बेचो। और वो क्या है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री कहते हैं कि आपकी अपनी इंडस्ट्री है नहीं, आपकी अपनी फैक्ट्री है नहीं, आप एक मुल्क से सामान उठाओ दूसरे मुल्क को भेज दो, ये है ट्रेडिंग। आप ही चाइना से उठाए अमेरिकन को भेज दें। कोई बेवकूफ होगा जो कहता है कि अमेरिकन हमसे क्यों खरीदेगा, वो बेवकूफ की सोच ही वहां तक नहीं जा रही होती, उसको तो पता ही नहीं है साइंस का कि हम ऑनलाइन वाले हवा में सामान खरीद लेते हैं चाइना से और बेच आते हैं अमेरिकन को। तो वो अमेजोन जो हम कर ही रहे हैं वो तो हमारे सामने ही हो रहा है, हम कर ही रहे हैं। 300 $350 मिलियन की हमने एक छोटी सी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी। मुल्क के वाइज, मुल्क के उसमें देखा जाए छोटी है, ये कपल ऑफ बिलियन डॉलर पे चली जाएगी। अगर मैं इस इंडस्ट्री को $10 बिलियन तक पहुंचा दूं, चूंकि ये रिटेल है, ये रिटेल है, ये होलसेल नहीं है, चूंकि ये रिटेल है, मैं 20% मार्जिन पे भी अगर इसको कर दूं तो $2 बिलियन साल का बन जाएगा। ये अमेजोन की अकेली इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बराबर आ जाएगी। पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री $25 बिलियन एक्सपोर्ट करके $2.5 बिलियन प्रॉफिट बनाती है। हम लोग $10 बिलियन बेच के $2 बिलियन प्रॉफिट बना लेंगे। ये हमारे हाथ में ये पैसे आ जाएंगे। ये तो हम चले कर ही रहे हैं। आइए नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। आप अपनी सर्विस बेच के पैसे कमाते हैं, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, कि सारे पैसे बनाओ। अब मेरा प्लान क्या है, मैंने तो आप सब लोगों को बोला है कि मैं वीबीसी फ्री में बांट रहा हूं, मैं अपने पैसे लगा रहा हूं, एक वीबीसी फ्री में बांट रहा हूं। और मैंने 5 करोड़ लगा दिया है, 5 करोड़ और लगा दूंगा, मैं इसको 10 करोड़ कर दूंगा। 10 करोड़ के बाद मैं सोचूंगा कि अब मैं किसी तरीके से कोई सस्टेनेबल फंडिंग या इकोसिस्टम बनाऊंगा। मैं सारी जिंदगी पैसे नहीं लगा सकता। मैं अगर मेरे पास 1,000 करोड़ होता तो मैं 100 करोड़ लगा देता इसके ऊपर, तो कोई बात नहीं, मुल्क के लिए 100 करोड़ की कुर्बानी दे दो, मैं कर देता। मेरे पास 1,000 करोड़ तो है नहीं, तो भाई मैं 10 करोड़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 10 करोड़ लगा दूंगा, अपनी जेब से लगा रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने ये बांटना है 1 मिलियन लोगों को। मैंने तो अनाउंस किया हुआ है कि मैंने 1 मिलियन लोगों को फ्री में देना है बीबीसी। उसमें 100+ स्किल्स होंगे और हाईली क्वालिफाइड स्किल्स होंगे। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि सनी भाई ये वाला जो आपका कोर्स है ये तो ऐसा ही है, बेसिक है, 1 मिनट में डिलीट, रिप्लेस, एडवांस स्किल डाल दो, एडवांस कंटेंट डालो, मुझे एक एक स्किल के बदले में $300 की इनकम चाहिए, ठीक है? तो अब होगा क्या उससे, 1 मिलियन लोगों के हाथ में बीबीसी फ्री में चला गया। उस 1 मिलियन लोगों ने 5 लोगों के साथ शेयर किया, वो तो टोटल लोगों के हाथ में जो बीबीसी है वो एक्चुअली 5 मिलियन होंगे। 5 मिलियन लोगों में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग इतने काबिल होंगे कि वो महीने का $1,000 बनाएंगे। ये बनता है 5 लाख लोग जो महीने का बनाएंगे $1,000, और बाकी के 20% लोग मुश्किल से $300 महीने का कमाएंगे, और बाकी के 20% मुश्किल से 500 कमाएंगे। टोटल 50% लोग कमाएंगे, 50% नहीं कमाएंगे। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, $12 बिलियन बनता है, $12 बिलियन। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं पूरे पाकिस्तान को मैंने लगाया हुआ है, एक एक बच्चे को लगा दिए, जाओ ट्रेडिंग करो, फ्रीलांसिंग करो और ये लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी कुकिंग बड़ी अच्छी आती है, चलें आप कुकिंग का सामान यूट्यूब पे शुरू हो जाए, वो आंटी सारी जिंदगी लगी रहेंगी यूट्यूब पे, कुकिंग करवा नहीं पाएंगी। तो 2-3 आंटियां काम की निकलेंगी, बाकी नहीं निकलेंगी उसमें से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आर्टिकल राइटिंग आती है, चले जाएं आर्टिकल राइटिंग करें, नहीं नहीं नहीं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बीबीसी में एडवांस स्किल्स डाल के आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं कि जाओ कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो। और सिर्फ 10% से मैं उम्मीद करता हूं कि वो $1,000 पर मंथ तक पहुंच जाएंगे।
बाकी 20% से मैं उम्मीद करता हूँ $500 पे पहुंचेंगे, बाकी के 20% जो हैं $300 पे पहुंचेंगे। $12 बिलियन साल की कैलकुलेशन बनती है। आप कैलकुलेट करके देख लो। ये है इंडस्ट्री। यहां से पैसे बनेंगे आपके। $12 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बनाती पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 25 बिलियन बेच के 2.5 बिलियन, 2 से $2.5 बिलियन प्रॉफिट बनाती होगी। ये $12 बिलियन प्योर क्रीम है, प्योर क्रीम जो पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट्स में ये पैसे आ रहे हैं। ये $12 बिलियन ये कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकती पाकिस्तान की इस वक्त। ये वो वजह जिसकी वजह से मैंने दिन रात एक की हुई है कि दे दो दे दो दे दो, मुफ्त में ले लो बीबीसी, मुफ्त में ले लो। चढ़े और सारे बीबीसी पे चढ़े, पूरा पाकिस्तान चढ़ गया मेरी तरफ से। ये 1 मिलियन है, 10 मिलियन भी कर दूंगा इसको। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि खाली पेट का बच्चा ट्रेडिंग करेगा, फ्रीलांसिंग करेगा, पैसे बना लेगा। इनोवेशन छोड़ दें अभी आप लोग, इनोवेशन को। आप में से जो भरे हुए पेट का है, जो इकोसिस्टम के अंदर है, इनोवेटिव इकोसिस्टम के अंदर है, मेंटोर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग करें, बिल्कुल करें। बगैर मेंटर के सक्सेस रेट तो वैसे ही 0 है, 0.001% होगा। बगैर मेंटर के इम्पॉसिबल है ये सब। इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर बगैर मेंटोर के जाएंगे 10% सक्सेस रेट है, 90% फेलियर रेट है। मेंटोर के साथ जाएंगे तो 70% तक सक्सेस रेट है, 30% फेलियर है। ये वजह है जिसकी वजह से मैं पुश कर रहा हूं इसको कि आप लोग ट्रेडिंग की तरफ आइए, आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आइए, और यहां से पैसे बनने हैं आप लोगों के, स्पीड में बनेंगे। खाली पेट का बच्चा गली में जाए, खाली पेट के बच्चे को आप उसको एक फूल दे दें, उसको बोले जाओ बेटा बेच के दिखाओ, दौड़ता हुआ नंगा बच्चा गलियों में जाएगा, किसी को बेच कर आ जाएगा। यस और नो? लॉजिकल बात है या नहीं है? उसी नंगे बच्चे को बोले चलो बेटा जरा Microsoft.com बना के दिखाओ, तो नहीं, सारी जिंदगी लगा रहेगा, नहीं बनने वाला उससे, नहीं बन सकता। पेट का मसला तो हल करें पहले उसका। तो मैं पेट का मसला हल कर रहा हूं। मलिक रियाज से सुन लें भाई पैसे कैसे बनाए, ट्रेडिंग से बनाए। मुझसे पूछ ले पैसे कैसे बनाए, ट्रेडिंग से बनाए। ट्रेडिंग से पैसे बनेंगे आपके, सर्विस से बनेंगे, ट्रेडिंग से बनेंगे। खाली पेट, गरीब मुल्क, ट्रेडिंग से, सर्विस से पैसे पहले पहले बनाएंगे, फिर 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हम इनोवेशन करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ चीज बनाएंगे, हम गाड़ियां बनाएंगे, हम पूरी दुनिया को गाड़ियां बेचेंगे बना के, हम कोई चीज इनोवेट करेंगे। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना था मैंने, तो इसलिए मैं क्विकली आ गया लाइव सेशन के ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आ गए आप लोग सारे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है वो दराज.pk का स्टोर के ऊपर हम बात करेंगे कि दराज के स्टोर्स कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे फ्लिप करने हैं, कैसे माइक्रो पीएल एसेट्स क्रिएट करने हैं आप लोगों ने। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, आवाज सबको आ रही है राइट? कोई ऐसा मसला तो नहीं है, आवाज का कोई इशू है तो मुझे बता दें। सबको आवाज आ रही है? फेसबुक, यूट्यूब दोनों को आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम। वीडियोज़ तो मैंने आपको 2 दिखाई हैं, बहुत फैंटास्टिक। आई थिंक थर्ड वीडियो मुझे मिल नहीं रही, मिक्स्ड अप हो गए। और ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है, जो अभी हमने वीडियोज़ जो देखी हैं, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत समझने वाली चीज़ है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बस मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ, वीडियो कहाँ पे है? 1 मिनट, होल्ड कीजिएगा। सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था। अच्छा साद, ये मैं आपका इश्यू इंशाल्लाह जो है वो आज रिज़ॉल्व करवा देता हूँ। आप सेशन के बाद जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं इसको करवा देता हूँ। अ, 1 मिनट बस। अच्छा, हम भूल ही गए कि हमारा ब्रेक भी लेना था। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं कुछ देर का, तो उसके बाद फिर मैं बाकी का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? करीबन डेढ़ घंटा तो हो गया है हमें ये सेशन चलाते हुए। ब्रेक ले लेते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है?